वेलकम टू यूपीएससी 9 दोस्तों। टुडे वी डिकोड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति जी की। सो नाउ वी आर डिकोडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ आवर रिपब्लिक इंडिया। वी ऑफन हियर द प्रेसिडेंट इज ए रबर स्टाम्प। आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट हमारे एज ए रबर स्टाम्प काम करते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर द प्रोटेक्टर, they are the protector and defender of the law of the Indian Constitution etc. सो आज बात करने वाले हैं हम राष्ट्रपति की दोस्तों। बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से एक भी चीज मिस मत करना। और आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं वहाँ एक या दो इवन 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। तो ये चैप्टर मिस करने जैसा नहीं है दोस्तों। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और लास्ट तक इस लेक्चर में बने रहना आपके लिए जरूरी है, कि आपका एक भी क्वेश्चन आपकी अपनी इफिशिएंसी और एक्यूरेसी के लिए बहुत बेटर करता है। तो जितने भी आगे एग्जाम्स आने वाले हैं यहाँ से क्वेश्चन हर हालत में आएगा। कम से कम 2 क्वेश्चन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से लेकर 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। सो मिस करना बिल्कुल भी मत दोस्तों, ये मैं कहूँगा। चलिए बात करते हैं। जैसा कि यू नो वेरी वेल अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज जस्ट लाइक ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। इनको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड बोला जाता है, जो स्टेट के होते हैं। ही इज द फर्स्ट सिटीजन होते हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स होते हैं। पॉइंट। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है वो पार्ट 5 में है। कहां पर है? पार्ट 5 है, जिसे हम यूनियन के नाम से, द यूनियन के नाम से जानते हैं। वहां पर इनसे रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है पार्ट 5 में द यूनियन में गिवन है दोस्तों। तो याद रखना, एक एक चीज को हम डिटेल में बताएंगे। ये नोट्स हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। इवन जितने आर्टिकल्स हैं उनकी भी बात करेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं आपको डिक्टेट करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए समझाऊंगा। चलिए, तो भारत के राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। जैसा कि मैंने बताया, ही इज द फर्स्ट सिटीजन एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स। एंड द आर्टिकल 52 जो अनुच्छेद 52 है उसके अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऐसा आर्टिकल 52 में हमारे संविधान में बोला गया है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द आर्टिकल 52। वहीं आर्टिकल 53 की बात करें, इसके तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। समझ रहे हैं? आर्टिकल 53 इज टॉकिंग अबाउट कि एग्जीक्यूटिव पावर, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कर सकता है। वहीं बात करें आर्टिकल 54 इज वेरी इंपोर्टेंट। आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि इलेक्शन एवं निर्वाचक मंडल जो इलेक्टोरेट होता है उसके द्वारा होता है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद यानी कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों, 2 सदन है आपके, एक है राज्यसभा, दूसरा है आपका लोकसभा, दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर शामिल होते हैं। यहाँ पर एक क्लॉज है, सिर्फ यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, नॉट नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। सो ये बात याद रखना। एज पर द आर्टिकल 54 डन बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। आई होप सो यू गॉट माय पॉइंट। कम टू द 70वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कब हुआ? 1992 में। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और ये इफेक्टिव हुआ 1/6/1995 से, यानी 1 जून 1995 से प्रभावी है। इसके द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनको निर्वाचक मंडल में, उनको दोस्तों इलेक्टोरल कॉलेज में, जिसे मैं इसी लिखता हूं, इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल किया गया। कौन? दिल्ली एंड पुडुचेरी। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी अभी शामिल नहीं किया गया। यहाँ क्वेश्चन एक क्लॉज आता है, क्या ऐसा हुआ है? क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अलग हो जाने के बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में हुआ। क्या ऐसा हुआ है? नहीं, अभी तक जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है दोस्तों। उसके जो निर्वाचित मेंबर्स हैं, जो एमएलए हैं इलेक्टेड, उनको जो इलेक्टेड एमएलए हैं उनको अभी तक शामिल नहीं किया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल थे।
राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं, जो नॉमिनेटेड है, एवं विधान परिषद जो एमएलसी होते हैं उनके सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यानी कि यहाँ पर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनका कोई प्रावधान नहीं है। वहीं अनुच्छेद 55(3) आर्टिकल 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। ये आर्टिकल 55(3) में ये जो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनकी बात की गई है, यानी कि एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवाद, जितने भी उसमें प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी विवाद हो रहे हैं, उनकी जांच व फैसले सिर्फ उच्चतम न्यायालय में होते हैं। कहां पर होते हैं? ये कहां पर होंगे दोस्तों? ये होंगे सुप्रीम कोर्ट में। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। ये मिटा देता हूं, एक मिनट। तो उच्चतम न्यायालय में सारे जो विवाद वगैरह हैं ये सब सुप्रीम कोर्ट में होते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण, यानी कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो कंप्लीट नहीं है, इस बात पर आप इसको चुनौती नहीं दे सकते, इस बात पर आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हो राष्ट्रपति के चुनाव को दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? वही बात करें अनुच्छेद 58 में। अब अनुच्छेद 58 से पहले मैं कुछ और आर्टिकल्स की बात कर लेता हूं। आर्टिकल 56 की बात करेंगे। ये आर्टिकल 56 है। आर्टिकल 56 बात करता है दोस्तों टर्म्स ऑफ ऑफिस, यानी कि जो प्रेसिडेंट का जो टर्म ऑफिस होगा वो कितने समय के लिए होगा, यानी कि उसका समय कितने समय तक वो अपने ऑफिस में रह सकता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग ऑफिस। कितना है? 5 ईयर्स। 5 ईयर्स है जब से डेट ऑफ एंटरिंग ऑफिस, जब वो एंटर करेंगे उस ऑफिस में, तब से लेकर 5 ईयर्स तक। ये आर्टिकल 56 में गिवन है। गॉट माय पॉइंट? अब आते हैं आर्टिकल 58 पे। तो आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए जो अर्हता है, जो क्वालिफिकेशन है, वो क्या है? नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो, सिटीजन होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, यानी कि वो राष्ट्रपति के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की, निर्वाचित इलेक्टेड होने की योग्यताएं उनमें होनी चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों नामांकन के लिए उम्मीदवार, यानी कि आपको अगर नामांकन करना है, नॉमिनेशन फाइल करना है दोस्तों, यहां बात कर रहे हैं नॉमिनेशन फाइल करना है, तो कम से कम मिनिमम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए। यानी आपके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए अगर आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन करने जा रहे हैं, नॉमिनेशन करने जा रहे हैं दोस्तों। तो गॉट माय पॉइंट? अगर सेशन आपको अच्छा और प्यारा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कर लें। तो ये था यहाँ तक का पूरा प्रावधान। अब भारत के राष्ट्रपति जो है उनकी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ एक आर्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स हैं नीचे, इन पर भी बात करते हैं। पहले इसकी चर्चा करेंगे बाद में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं इस टेबुलर फॉर्म में। जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनकी चर्चा बाद में करते हैं। अब बात करें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए। वहीं जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपए जमा करना होता है, यानी कि जो जमानत राशि है उसमें 15,000 रुपए जमा करने पड़ते हैं, वो भी आरबीआई में, क्योंकि ऐसे तो कोई भी इलेक्शन लड़ना शुरू कर देगा। तो अगर आपके पास कुछ एक पार्ट होता है, इतने वोट नहीं पड़ते हैं, जैसे कि यहाँ है, यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, यानी वो राशि उसको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे बात करते हैं 56 की, जो मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ कि राष्ट्रपति की पदावधि, टर्म्स ऑफ जो ऑफिस है वो 5 ईयर्स होंगे, जब तक कि वो पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर। वहीं अनुच्छेद 56(1)(a) या 1 का, इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, यानी कि जो राष्ट्रपति जी हैं, यानी कि प्रेसिडेंट साहब, अपना जो रेजिग्नेशन है वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। कब देंगे? उपराष्ट्रपति को संबोधित करके वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को दे देते हैं। गॉट माय पॉइंट? वहीं उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष, जो स्पीकर है, उसको तुरंत देता है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है कि भाई प्रेसिडेंट साहब ने क्या है, रेजिग्नेशन दे दिया है। ये राष्ट्रपति जो है लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना तुरंत देते हैं, ये बात याद रखना। ये बात हुई 56(1)(a) या 1 का की। अब आते हैं 56(2) की, आर्टिकल 56(2). अनुच्छेद 56(2) में ऐसा दिया गया है, ये वाला, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। ये आर्टिकल 56(2) में है। गॉट माय पॉइंट? अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57, जिसकी हमने अभी तक बात नहीं की, 57 में राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है, यानी कि वो री-इलेक्ट हो सकता है। ये बात आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति को री-इलेक्ट की पात्रता निर्धारित करता है, ये आर्टिकल 57। वहीं दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य है
कि वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा जो 1971 में सेंसस हुआ था उसके द्वारा निर्धारित जनसंख्या से है। वहीं 84वें जो संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा इसे वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना की सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने के लिए निर्धारित किया गया है। वहीं आर्टिकल 59A की बात करें, आर्टिकल 59(1) की बात करें, इसके अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, ये आर्टिकल 59 में है कि अगर संसद यानी पार्लियामेंट का कोई किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल का किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है, यानी कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो वो अब नहीं रहा है जब से उसने राष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण किया है। वहीं बात करें आर्टिकल 60 की, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ, ये काफी अच्छा प्रावधान है क्योंकि जो शपथ है, ओथ का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 60 में, यहाँ पर काफी कंफ्यूजन होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो इसको कंफ्यूजन को दूर रखना। आर्टिकल 60 में ओथ और एफर्मेशन की बात की गई है। इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो प्रेसिडेंट साहब को ओथ या शपथ कौन दिलाते हैं या उसका प्रतिज्ञान कौन करते हैं, जो हमारे भारत के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का काम है दोस्तों, ओथ और एफर्मेशन कराने का। तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित है। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश, जैसा कि मैंने बताया, उसकी अनुपस्थिति अगर वो सीजीआई नहीं है तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के उपलब्ध ज्येष्ठतम यानी कि जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो उनको शपथ दिलाएंगे। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रतिमाह है, पर मंथ है। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि, भारत की जो CFI है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारत की संचित निधि वेतन जो है उसी निधि से दिया जाता है, जो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, जो 5 लाख रुपए प्रतिमाह है। वहीं आर्टिकल 56(1)(b) या 1 खा की बात करें, अभी आर्टिकल 56(1)(b) या 1 खा के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चला जा सकता है। अगर आप संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच कर रहे हो, उसके आधार पर राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग चलाया जा सकता है, उस आधार पर राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लागू किया जा सकता है। गॉट इट? तो आर्टिकल 56 का जो 1 खा है 1B, उसके अनुसार राष्ट्रपति जो है यानी कि प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चला सकते हैं। ये इस वाले आर्टिकल में गिवन है 56(1)(b) में। अब बात करेंगे आर्टिकल 61 की। अनुच्छेद 61 में क्या है? देखो, अनुच्छेद 61 में है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट, यानी कि रिमूवल फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन को आप अगर वायलेट कर रहे हैं, वायलेशन में है, तो प्रेसिडेंट साहब इम्पीच हो जाएंगे, इम्पीचमेंट लागू कर दिया जाएगा। उसमें यह दे रखा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट की प्रक्रिया का, उनकी जो प्रोसीजर है उसका उल्लेख है आर्टिकल 61 में, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट। वहीं आर्टिकल 61(2) उसके अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए दोस्तों, तथा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3, जो कम से कम 2/3 है, उनके बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए। वहीं आर्टिकल 62(2) यानी आर्टिकल 62(2) के अनुसार यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति, राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय यानी कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जिन्हें बोलते हैं CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके ना रहने पर, अगर वो भी नहीं है, वरिष्ठतम जो हमारे सीनियर न्यायाधीश हैं, सीनियर जज, कौन है? सीनियर जज, वो राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेंगे।
वहीं आर्टिकल 77 की बात करें, आर्टिकल 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका के जो कार्य हैं, यानी जो एग्जीक्यूटिव के कार्य हैं, वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। किसके नाम से? वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। वही आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य वर्णित हैं। वहीं आर्टिकल 86 में संसद यानी कि पार्लियामेंट के सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है। आर्टिकल 86 में दोस्तों ये बात हो रही है, संसद के सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है, यानी कि प्रेसिडेंट साहब का ये राइट्स है दोस्तों। वहीं बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 61 के बाद 72 की, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसकी बात करेंगे। ये पार्डनिंग पावर, जो राष्ट्रपति जी की पार्डनिंग पावर है, यानी कि जो क्षमादान की शक्ति है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पार्डनिंग पावर्स की बात है आर्टिकल 72 में। तो राष्ट्रपति जी को पावर ग्रांट होती है पार्डन की, याद रखना, किसकी? पार्डन की। एक मिनट, पार्डन की ये है पी, पार्डन की। पार्डन के बाद होती है उनको रिप्रीव, उसके बाद होती है रेमिशन और जो पनिशमेंट है, ये सारी पावर्स प्रोवाइड की जाती हैं आर्टिकल 72 में, यानी कि पार्डन कर सकते हैं, वो रिप्रीव कर सकते हैं और रेमिशन कर सकते हैं, जो भी पनिशमेंट है उसको दोस्तों। वहीं आर्टिकल 74 पे बात करेंगे। 74 में होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। एडवाइस जनरली बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट साहब पर, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो डायरेक्टली किसको? हमारी जनता को, हमारी डेमोक्रेसी को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो पीपल्स के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं जो एमपी होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वही पार्लियामेंट के एमपीज होते हैं, तो इसलिए ये डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एड एंड एडवाइस है, इट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 74। गॉट माय पॉइंट? चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 87(1). आर्टिकल 87(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। वहीं अनुच्छेद 108 आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, आर्टिकल 108 में। वहीं अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा, अथवा विधेयक यानी कि धन विधेयक के अलावा को पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकेगा। ये बात याद रखना, आर्टिकल 111 की बात कर रहा हूं। एसेंट टू बिल, इसको बोलते हैं एसेंट टू बिल। पावर टू गिव एसेंट, यानी कि वो या तो एसेंट गिव कर सकते हैं या फिर विदहोल्ड एसेंट, यानी कि एसेंट विदहोल्ड कर सकते हैं, या फिर रिटर्न ए बिल, यानी कि वो एक वीटो पावर होती है जो उनके पास होती है। तो विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा सकता है। यदि विधेयक सदनों द्वारा, जो हमारे सदन है उनके द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं रोकेगा। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकेगा। वस्तुतः धन विधेयक सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। जो हमारे मनी बिल है, यानी मैं धन विधेयक की बात कर रहा हूं, मनी बिल जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही उन्हें प्रेजेंट किया जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून बनते हैं। वहीं अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश, या आर्टिकल 123 में है कि ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं राष्ट्रपति, आर्टिकल 123 के तहत ये जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 72 की मैंने बात की ऊपर, क्षमादान पार्डन की शक्तियां हैं। वहीं आर्टिकल 143 जिसकी हम बात कर रहे हैं, आर्टिकल 143 में दोस्तों ये ऑर्डिनेंस पावर है। 123 में पावर टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट सेशन, यहाँ पर लोकसभा या राज्यसभा में से कोई एक सेशन में नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट किया जा सकता है। आर्टिकल 143 की बात करें, आर्टिकल 143 की बात करें दोस्तों, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श का अधिकार, एक राइट है उनको, राइट टू क्या है, एडवाइस, उसको सुप्रीम कोर्ट राइट टू एडवाइस करेगा, उन्हें एडवाइस देगा, आर्टिकल 143 के तहत। अनुच्छेद 53(2) इसमें क्या है, इसके तहत भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना, मैंने ऊपर बात की थी कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस का प्रधान सेनापति होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। राष्ट्र का नेतृत्व किसके हाथों में होता है, वो पीएम, प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होता है। ठीक है,
किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र यानी एससी क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है। उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को एससी डिक्लेयर करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है दोस्तों। यू गॉट माय पॉइंट। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पावर टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, इट इज द एडवाइजरी। ये आर्टिकल 143 में एडवाइजरी जुडिक्शन होता है, वो माने नहीं माने इट्स डिपेंड ऑन द प्रेसिडेंट्स। इस ये उनकी जो सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी जुडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट का कंसल्ट कर सकते हैं। ये एडवाइजरी है, वो माने नहीं माने ये प्रेसिडेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो परामर्श करने का अधिकार है। आई होप सो ये बेहतरीन ही तरीके से हमने जो नोट्स थे आप तक पहुंचाएं। अगर ये सेशन आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अच्छा, कुछ और यहाँ देखता हूँ मैं, एक बार थोड़ा सा और दिखाता हूँ, बता देता हूँ आपको कुछ और पावर्स हैं राष्ट्रपति जी की। जैसे पावर एंड फंक्शंस पे क्वेश्चन यहाँ आता है, मैं इस पर चर्चा करता हूँ। ठीक है, पावर एंड फंक्शंस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। चलो, ये पावर एंड फंक्शन क्या है, देखो कुछ एग्जीक्यूटिव पावर है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एग्जीक्यूटिव होती है कुछ पावर, कुछ एग्जीक्यूटिव पावर है। मैं इसको एक एक पावर को बता देता हूँ। एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है इसकी बात करेंगे। देखो, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन द प्रेसिडेंट्स नेम। तो प्रेसिडेंट के नाम से चलते हैं, जितने भी उनके कार्य पालिका के काम है, जितने भी उनके एग्जीक्यूटिव वर्क है वो प्रेसिडेंट के नेम से चलते हैं। वो अपॉइंट करते हैं, ये भी उनका एक एग्जीक्यूटिव वर्क है। अपॉइंट्स द पीएम, याद रखना, अपॉइंट्स द पीएम, ये भी उनका एक एग्जीक्यूटिव काम है। पीएम को अपॉइंट करना, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना, कैग को अपॉइंट करना, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करना, समझ रहे हैं, एंड गवर्नर्स को अपॉइंट करना। दिस इज द एग्जीक्यूटिव वर्क, दिस इज द कार्यपालिका का काम है। ये पावर है किसकी, एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट साहब की। इनकी प्रेसिडेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, इनकी क्या करना, अपॉइंट करना पीएम को, मिनिस्टर्स को, कैग को, अटॉर्नी जनरल को और गवर्नर्स को। ये उनकी एक एग्जीक्यूटिव पावर्स है। गॉट पॉइंट। अब बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर के बाद, अब आते हैं लेजिस्लेटिव पावर। यहां से क्वेश्चन आता है कई बार, सो मिस हो जाता है कई बार, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब बात करने वाले हैं हम लेजिस्लेटिव पावर की। जो लेजिस्लेटिव पावर है, जो लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट साहब की, चलिए क्या है, सम्मन करना, सम्मन करना जो पार्लियामेंट को, सम्मन करना, प्रोरोग करना पार्लियामेंट को, ये प्रेसिडेंट साहब की लेजिस्लेटिव पावर है। यानी कि सम्मन एंड प्रोरोग द पार्लियामेंट और डिजोल्व द लोकसभा या राज्यसभा, नहीं, आप राज्यसभा को डिजोल्व नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। कैसा परमानेंट हाउस है, वहां उसको डिजोल्व नहीं कर सकता है। तो डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा ये एक उनकी लेजिस्लेटिव पावर है। एंड नॉमिनेट द 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा, ये भी उनकी एक लेजिस्लेटिव पावर है। 12 नंबर लिटरेचर, साइंस, आर्ट और एलसीएस और साइंस वगैरह के नाम पर, सोशली वगैरह के नाम पर 12 लोगों को जो नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में, जो प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं, दिस इज ऑल्सो द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। गॉट माय पॉइंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट आते हैं मिलिट्री पावर। जो मिलिट्री पावर है प्रेसिडेंट साहब की, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, अपॉइंट द चीफ ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इट कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, वो वॉर और पीस को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, बट ये सब्जेक्ट पार्लियामेंट के ऊपर है, क्योंकि आर्टिकल 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में वो सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट बनाया गया था, क्योंकि ये पार्लियामेंट की जो पावर है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। थोड़ा उसमें डिटेल में नहीं घुसेंगे कि वो पार्लियामेंट वाले पार्ट पर बात करेंगे। उसके बाद कुछ इमरजेंसी पावर है, मैं यहाँ इमरजेंसी पावर बता देता हूँ एक बार। जो हमारी इमरजेंसी पावर्स है उसकी चर्चा कर लेते हैं। क्या है, जो इमरजेंसी पावर्स हैं उसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ पे इमरजेंसी पावर आपको बता देता हूँ एक बार, जो इमरजेंसी पावर्स है दोस्तों। गॉट इट। चलिए, अब इमरजेंसी जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट साहब की, उनको देखते हैं। इमरजेंसी पावर, इट कैन प्रोक्लेम, यानी वो डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 के अंडर में होती है। आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रोक्लेमिंग कर सकते हैं। दूसरा, आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट्स रूल, ये आर्टिकल कहां पर है, 356 में प्रेसिडेंट रूल भी लागू किया जा सकता है, ये उनकी इमरजेंसी पावर है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी गिवन है दोस्तों। ये तीनों चीजें इमरजेंसी पावर है प्रेसिडेंट साहब की। गॉट माय पॉइंट। ये सेशन है आपका। अगर सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुछ एक पार्टिकल्स की मैं बात कर लूंगा बाद में थोड़ा डिटेलिंग में, लेकिन फिलहाल आपको ये सेशन प्यारा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गॉट माय पॉइंट। चलिए अब क्वेश्चंस पे बात करेंगे, उससे पहले कुछ और चीजों को देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा और।
जैसे आर्टिकल 61 है जो वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया, 14 दिन पहले आपको रिटन नोटिस देना पड़ता है और 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द हाउसेस को आपको क्या है साइन करना पड़ेगा। 1/4 जो मेंबर्स हैं 1/4 मेंबर को साइन करना पड़ेगा उस पार्लियामेंट में, उस सेशन में, उस टोटल मेंबर ऑफ दैट हाउस, उस हाउस के मेंबर्स को 1/4 जो हाउस है उसमें जिसमें वो रेजोल्यूशन पास हो रहा है, ठीक है। पहले हाउस में जाएगा, फिर सेकंड में, फिर फाइनल रिमूवल होता है 2/3 मेजोरिटी से। जो फाइनल रिमूवल है वो 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप पर ही काम करता है। व्हाट माय पॉइंट। आर्टिकल 72 की बात कर लें, जहां पर मैंने बताया था कि जहां पर पावर्स हैं, 5 टाइप की पावर्स हैं। नंबर 1 होता है पार्डन, दूसरा होता है कम्यूटेशन, तीसरा होता है रेमिशन, तीसरा होता है, चौथा होता है रेस्पाइट और पांचवा होता है रिप्रीव। अब मैं इनको भी थोड़ा एक एक करके आपको बता देता हूँ, थोड़ा समझ लो इनको, थोड़ा सा मजेदार है। ये रिप्रीव है भाई, रिप्रीव, रिप्रीव। अब पार्डन्स में क्या है, यहाँ पर पार्डन्स में कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से वो जो भी कन्विक्ट है या दोषी है कंप्लीटली एब्जॉर्ब द कन्विक्शन एंड द सेंटेंस, यानी कि वो क्लियर कर सकते हैं रिकॉर्ड, यानी उसके पास कोई भी, उसको अगर फांसी हुई है वो भी नहीं होगी, यानी कि पूरी तरीके से जिसको कन्विक्ट बनाया गया, उसे दोषी बनाया गया, पूरी तरीके से उसको पार्डन यानी कि क्षमा किया जा सकता है। ये पार्डनिंग पावर है राष्ट्रपति के पास, ये पावर गवर्नर के पास नहीं है, ये याद रखना, गवर्नर्स के पास पार्डनिंग की पावर नहीं है। अब आते हैं कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या है, कम्यूटेशन की अगर हम बात करें तो दोस्तों कम्यूटेशन में होता क्या है कि वो एक ज्यादा कठिन पनिशमेंट होता है उसको कम कर देते हैं, लाइट बना देते हैं, कम मतलब थोड़ा सा कम वाला। जैसे मान लो 1 साल की सजा उसे 6 महीने की बना देंगे, यानी कि वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट ए हैरेस पनिशमेंट विद ए लाइटर पनिशमेंट। जैसे मैं बात करूं डेथ सेंटेंस दिए किसी को, यानी कि किसी को फांसी की सजा दी है, उसको वो लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ये कम्यूटेशन में उसकी सजा की जो प्रवृत्ति है उसको बदल दिया जाता है, उसका समय कम कर दिया जाता है, यानी कि डेथ सेंटेंस में उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दिया जाएगा। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हैरेस पनिशमेंट इफ दे लाइटर वन। अब बात करेंगे यहां पर रेमिशन की। रेमिशन में क्या होता है, वो जो सेंटेंस यानी जो समय आपको सजा दी गई है उसका जो समय पीरियड है उसको कम कर दें, रिड्यूस द पीरियड ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, यानी कि जो रेमिशन में जो सजा का कैरेक्टर है उसको चेंज नहीं करते, उसको चेंज नहीं करेंगे। जैसे मान लो आपको कोई सजा जिस तरीके से दी गई है उसमें क्या है, उसका समय टाइम पीरियड को कम कर दिया जाता है। जैसे मान लो 2 साल की सजा है उसको कम करके वो 1 साल की कर सकते हैं। ये होता है किसमें दोस्तों, रिमिशन में। गॉट माय पॉइंट। अब आते हैं रिस्पाइट पे। रिस्पाइट क्या कहता है, रिस्पाइट में ये होता है दोस्तों, जो रिस्पाइट है इसमें ये होता है कि भाई ये अवॉर्ड्स करते हैं लेसर सेंटेंस ड्यू टू ए स्पेशल फैक्ट। रिस्पाइट में कुछ अगर स्पेशल फैक्ट्स उसमें इन्वॉल्व है तो वो सेंटेंस जो सजा है उसको कम करते हैं। जैसे किसी को प्रेगनेंसी है या फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसमें सजा जो है कम समय के लिए रख दी जाएगी, मतलब 5 साल की देनी थी वो 4 या 3 साल की दी जाएगी, क्योंकि इससे स्पेशल फैक्ट्स विच आर इन्वॉल्व इन द रेस्पाइट। गॉट इट। फिर आते हैं रिप्रीव, लास्ट इन रिप्रीव। रिप्रीव में एक टेम्परेरी स्टे होता है एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस, यूजुअली डेथ सेंटेंस में ये रिप्रीव का यूज होता है, याद रखना। तो रिप्रीव में एक टेम्परेरी स्टे लिया जाता है, उस जो एग्जीक्यूशन करना है सेंटेंस यानी उसको डेथ पेनल्टी देनी है, फांसी देनी है, टू अलाउ टाइम फॉर द कन्विक्ट टू सीक ए पार्डन, क्योंकि ये वो समय है रिप्रीव में क्योंकि उसको समय मिल जाता है पार्डन करने का, जो दोषी है उसको पार्डन करने का, पार्डन को क्षमा करने का, राष्ट्रपति जी के पास जाने का समय मिल जाता है, इसलिए रिप्रीव का यूज मोस्टली डेथ सेंटेंस में ही किया जाता है। गॉट माय पॉइंट। तो ये आर्टिकल 72 की पावर्स थी आपको जो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की, ठीक है। कुछ वीटो वगैरह है वो भी देख लेना, इसकी बात करेंगे आगे क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर जो आए हुए। गॉट माय पॉइंट। सेशन अगर आपको अच्छा और प्यारा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ऑल वाले बटन पर जो बटन है उस पर क्लिक कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपके पास इजी गोइंग पहुंच जाए। और सेशन अच्छा है तो आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना चाहिए। आई होप सो। थोड़ा सा मोरल सपोर्ट के लिए, थोड़ा सा प्यार देने के लिए थैंक यू, और थोड़ा सा और सपोर्ट देने के लिए इसको शेयर जरूर कर दें दोस्तों। चलिए अब वापस आते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे। क्या है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट जिसकी चर्चा करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है, यानी कि भारतीय रिपब्लिक का प्रमुख कौन है, यह भारत का राष्ट्रपति। आंसर इज ए। भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट साहब को गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक का प्रमुख माना जाता है। गॉट इट, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति जो है भारतीय गणतंत्र के प्रमुख होते हैं, हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। देखो भारत एक गणराज्य है, इसका तात्पर्य यह है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा ना कि वंशानुगत। जैसा कि
आपने देखा होगा ब्रिटेन वगैरह में कुछ हेरिडिटरी होते हैं राजा वगैरह, तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर वो इलेक्टेड होगा। मतलब भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन दोस्तों, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। व्हाट पॉइंट? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। और मैंने बताया था कि 50 प्रपोजर्स प्रस्तावक चाहिए और 50 सेकेंडर चाहिए, जो फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज से है, और डिपॉजिट बताया था 15,000 एज सिक्योरिटी। चलो ये भी याद रखना। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, बिल्कुल, और भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। ये कथन और कारण है, इसकी बात करेंगे। तो ये आंसर दे रहा है सी, क्योंकि ए तो सही है, आर गलत है। आर गलत होने के पीछे रीजन है कि भाई भारत के जो राष्ट्रपति साहब हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ब्रिटेन का राजा वंशानुगत होता है। तो ये बात सही है। क्या है? ये बात सही है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से बिल्कुल भिन्न है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक रियल ताकत रियल प्रमुख होते हैं। अतः ये दोनों भिन्न है, इसलिए ए सही है और आर गलत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति की शक्तियों की भी सीमा नहीं है, ये गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत, आर्टिकल 53 के तहत अगर हम बात करें, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अतः कथन ए सही है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इस प्रकार कारण आर गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं अध्यारोपित की गई हैं। ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। यह आर्टिकल 52 में है कि जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुच्छेद अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकते हैं। दिस इज अंडर द आर्टिकल 53(1). गॉट इट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष, जो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष है, इनके एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? दिस इज राष्ट्रपति। आर्टिकल 53(1) के अनुसार संघ की यानी कि यूनियन की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकते हैं। इस प्रकार भारतीय संघ में उसकी कार्यपालिका के अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति होता है दोस्तों। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? ये आर्टिकल 53 में। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं, यह राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? यह भारत के राष्ट्रपति में। आर्टिकल 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं, बात सही है। कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, उपयुक्त में से कौन सा एक सही है दोस्तों? कह रहे क्या ए सही है जो दोनों तरफ की बात करता है, या बी सही है? तो देखो ए आर दोनों ये सत्य है कि कार्यपालिका शक्तियां सरकार का जो बिजनेस है, व्यवसाय चलाने से संबंधित है, परंतु ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, यानी उसका जो स्पष्टीकरण है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो आंसर इज बी। पॉइंट ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हो। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। कूट से सही उत्तर चुनना आपको, तो ए सही है यहाँ पर, परंतु आ गलत है दोस्तों। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां जो है नियंत्रण से स्वतंत्र है, ये बात गलत है। संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश यानी कि सुप्रीम कमांड राष्ट्रपति में निहित है, ये मैंने ऊपर भी बताया, परंतु उसके जो प्रयोग विधि है उनके द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन तो सही है, कारण यहाँ पर गलत है दोस्तों। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है? हमारे राष्ट्रपति जी पर। भारत के राष्ट्रपति में ये बात आप देख सकते हो, मैंने ऊपर बताई हुई है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ये होता है अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा, इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। कैसे? एकल मत संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 55(3) के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन
आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्षतः भाग नहीं लेती है। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। कैसा? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है और एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है, बिल्कुल इलेक्टोरल कॉलेज की व्यवस्था है, जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा और आनुपातिक मत प्रणाली, दोनों ही आंसर यहाँ पर सही माने जा सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो उसके इलेक्टोरल कॉलेज में जो मेंबर्स होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। क्या है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, जो इलेक्टेड एमपीज हैं, जो दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जो दोनों होंगे, बिल्कुल सही है। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं होते, क्योंकि सारी जगह क्या है, एमएलसी नहीं होते हैं। सारी जगह जो विधान परिषद है वो नहीं होती है, इसलिए विधान परिषद के मेंबर नहीं होते हैं। सिर्फ जो विधानसभा है उसके जो मेंबर होते हैं एमएलए, वो जो इलेक्टेड एमएलए हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो सेकंड गलत हो गया, सेकंड गलत होने से ये दोनों एलिमिनेट हो गए। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो मैंने यहाँ पर बताया। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये अभी ऊपर हमने बात की थी। तो आंसर इज 1, 3, 4 सही। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, उसमें भी विधानसभा है, क्योंकि 2019 में जब एक्ट आया और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ, उसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को क्या है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो जो जम्मू कश्मीर है उसके पास विधानसभा है, लेकिन विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं अभी भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं, ये बात याद रखना। गॉट माय पॉइंट? चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अपन, ये मैंने बताया हुआ है, याद रखना, इसको पढ़ना चाहो तो आप पढ़ लेना। और दिल्ली और पुडुचेरी को कब जोड़ा गया? 70वें संविधान संशोधन 1990 द्वारा, ये बात याद रखना। और देखो जम्मू कश्मीर जो है अभी विधानसभा है, निर्वाचित उसको अभी शामिल नहीं किया गया, ये भी बात याद रखना। चलो, भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया, वे हैं दिल्ली और पुडुचेरी। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? ये राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? नीचे दी गई कुर्सी से उत्तर लिखना है। देखिए, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं, सभी सदस्य नहीं होते। यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, जो नॉमिनेटेड है उनको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, सभी सदस्य नहीं। तो पहला रॉन्ग हो गया, पहला रॉन्ग होने से आप एलिमिनेशन में आ जाओ, ये आंसर बचा आपके पास। देखते हैं, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल, ये भी नहीं होते। तो आंसर इज 2 और 3 होना चाहिए। गॉट इट? आंसर इज 2 और 3। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? ये देखो, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित यानी इलेक्टेड मेंबर्स और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं लोकसभा के चुने हुए सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य नॉमिनेट नहीं होती, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य यानी कि जो विधानसभाएं उनके विधान परिषद के नहीं होते, ये बात याद रखना, राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य नहीं होते, ये बात गलत है। चौथा गलत है, आंसर इज डी, सी 1, 2, 3। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड मेंबर द्वारा। भारत का राष्ट्रपति चुनाता है लोकसभा, राज्यसभा द्वारा और संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, लेकिन यहाँ पर इलेक्टेड सदस्य काम करेंगे, नॉमिनेटेड नहीं, ठीक है। तो यहाँ डी वाले आंसर को रख सकते हो अगर ये इलेक्टेड वाले पर बात करता है तो। 23 पे आ जाओ। 23 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? ये बहुत अच्छा है पढ़ना। देखिए, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। बिल्कुल, पदस्थ का मतलब है कि राष्ट्रपति जी अगर अपना पद त्याग रहे हैं, पद से अपदस्थ हो रहे हैं, हट रहे हैं, तो उससे पहले उनके जो उत्तराधिकारी उनका चुनाव हो जाना चाहिए। सही है।
राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पदभार रहेंगे, ये उनके टर्म्स ऑफ ईयर्स में है, कितने साल समय का कार्यकाल है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा जब तक वो नया राष्ट्रपति नहीं चुन जाता। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने पर आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, नहीं। निर्वाचक मंडल के आधार पर ऐसा नहीं है, स्थगित नहीं किया जा सकता, नॉट। सो ये वाकई में गलत है। संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को इसमें शामिल किया गया। 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से, ये आर्टिकल 56 में, कहां पर है, आर्टिकल 56, 5 वर्ष की अवधि तक का पद धारण करता है। और ये मैंने पूरा बताया हुआ एक्सप्लेन, यहाँ फिर से पढ़ना चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन, मैंने बात की थी अभी अनुसमर्थन की, उसके जो अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 50 लोग उसके क्या होना चाहिए, सेकेंडर और प्रपोजर होना चाहिए, और सेकेंडर भी ये 50। 1952 का जो उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम है उसकी में बात की गई है। पहले क्या था, 1997 से पूर्व ये जो प्रस्तावक थे और अनुमोदक थे, ये संख्या 10 थी, लेकिन अब हो गई है 50। क्या हो गई है, जो प्रपोजर और सेकेंडर्स वो चाहिए 50। 25 पे आओ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में क्या होगा, ये आपका बी, केवल 2। एक निर्वाचित संसद सदस्य यानी कि जो इलेक्टेड एमपी है उसके मत का मूल्य होगा सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मत का कुल मान, यानी कि जितने भी विधानसभा में हैं, विधानसभा के एमपी एमएलए हैं, मैं एमएलए यहाँ लिख देता हूँ, एमएलए है अपॉन निर्वाचित सदस्य जो संसद सदस्यों की कुल संख्या, जो इलेक्टेड एमपी हैं उनकी कुल संख्या से डिवाइड किया जाएगा। तो आंसर इज 2। एक निर्वाचित इलेक्टेड जो एमपी है उसके मत का मूल्य निकाला जाता है इस तरीके से। तो आंसर इज बी। ये आर्टिकल 55 में वर्णित है दोस्तों, आर्टिकल 55 में, जिसके तहत आप आंसर देख सकते हो। हाँ, इसके तात्पर्य में यह है कि अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष 2026 के पश्चात ही पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक 1971 की जनगणना में अनिश्चित जनसंख्या है, ये देख सकते हो। और 12वें राष्ट्रपति चुनाव में जो वर्ष 2017 में संपन्न हुआ और 15वें राष्ट्रपति चुनाव, उसमें भी 4896 मतदाता थे। अतः कथन के हिसाब से ये आंकड़ा है, अब याद रखना। 26 बात है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। लोकसभा, उसके जो लोकसभा है उसके सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, ऐसा कहीं मुझे लगता नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही है दोस्तों, केवल एक है। इसको अच्छे से डिटेल करिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसमें क्वेश्चन है, सेकंड वाला ऐसा ही गलत है, ये सही है। प्रत्येक एमएलए की वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से वहां पर वो सिनेरियो चेंज हो जाता है। ठीक है, थोड़ा जनसंख्या के आधार पर भी चीजों को देखेंगे। चलो, संविधान के आर्टिकल 55 में दी गई राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक यानी कि सिंगल जो रिप्रेजेंटेटिव पद्धति है, सिस्टम है, उसके अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य की विधानसभा की प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य निम्न सूत्र से निकाला जाता है। जैसे राज्य की जनसंख्या होगी ऊपर अपॉन विधानसभा के कुल निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर होंगे इंटू 1000 होगा इसमें जो इलेक्टेड मेंबर है, तब निकल कर आएगा राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का, प्रत्येक एमएलए का मत मूल्य। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य की जनसंख्या तथा कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण प्रत्येक एमएलए यानी विधानसभा सदस्य का मत मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। तो पहला वाला सही है। दूसरा क्या है, गलत है, क्योंकि प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य एक समान है, वो है 708, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। गॉट इट। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य है। यहाँ पर एक क्लॉज है, ये यहाँ पर क्लॉज है दोस्तों कि अगर जो राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, तो सीएम जो है, मुख्यमंत्री साहब हैं, वो पात्र नहीं होंगे। क्यों? अगर वो विधान परिषद के मेंबर हैं। विधान परिषद और यहाँ क्या होता है, विधानसभा, दो होते हैं। ऐसा सिर्फ 6 राज्यों में, पूरे 28 राज्यों में से 6 राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। अगर जो है मुख्यमंत्री जी को किसी राज्य में विधान परिषद में उच्च सदन से चुना गया है, तो वो मुख्यमंत्री साहब उसमें मतदान यानी कि वोट नहीं करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अगर वो विधानसभा से हैं तभी कर सकते हैं। आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन यानी विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते। अतः मुख्यमंत्री सदन का सदस्य तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए
पात्र होगा ही नहीं। व्हाट पॉइंट। चलिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के वोटों की संख्या, जो इलेक्टेड मेंबर्स, उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल को 1000 के गुणा गुणा करके बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 में, ये क्वेश्चन आईएएस में हुआ है, जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या है? तो ये दोस्तों 1971 की जनगणना। तो 42वां संविधान संशोधन 1936 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से आशय 1971 की जनगणना और इसके द्वारा जनसंख्या से है, और 84वें संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा अब वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया है। संविधान का आर्टिकल 55 उसके स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? एज 35 से ये पढ़ा लिखा हो, ये जरूरी नहीं है। ऐसा कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है भाई, तो दूसरा वाला गलत है। बाकी क्या, आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, सांसद चुने जाने की योग्यता हो और सिटीजन होना चाहिए देश का। जरूरी नहीं है कि बॉर्न सिटीजन हो। अगर उसने किसी और कंट्री से आकर यहाँ पर सिटीजनशिप ली है, नेचुरल तरीके से, रिप्रेजेंटेटिव तरीके से, टेरिटरी लेकर या जैसे भी की है, तो वो देश का नागरिक होना चाहिए सिर्फ, ओनली वो सिटीजन हो, तो वही वो राष्ट्रपति बन सकता है। यूएसए में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर बॉर्न, यूएसए में बॉर्न चाहिए, बॉर्न राष्ट्रपति चाहिए, यानी वो आदमी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, जो वहां पर पैदा हुआ यूएसए में। कहां पर? यूएसए में। संविधान के अनुच्छेद 58(1) के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हता का उल्लेख किया गया। इसके अनुसार उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना कोई भी अर्हता नहीं, यानी कोई भी क्वालिफिकेशन के अंडरगढ़ नहीं आता है। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है, ये यूएसए का प्रावधान है। तो पहला वाला रॉन्ग कर दो, जब पहला रॉन्ग है तो आंसर इज बी। उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। उसे संसद के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, संसद का सदस्य, यानी ऑब्वियस है उसे लोकसभा, संसद नहीं लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। यहाँ पर कैच आ जाता है और प्रॉब्लम होती है कि संसद नहीं, सिर्फ लोकसभा। ये बातें याद रखना, यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं, आप चाहो तो राष्ट्रपति पद के लिए आपको आर्टिकल 58 के अनुसार योग्यता चाहिए, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, नागरिक हो, बट वो इंडिया में जन्मा है नहीं जन्मा डजंट मैटर, वो नागरिकता होनी चाहिए। यूएसए में उसके लिए यूएसए में जन्मा हुआ राष्ट्रपति चाहिए, मतलब वो नागरिक यूएसए में जन्मा हो, ये सारी चीजें। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। बिल्कुल, संविधान के अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद के, हम बात करते हैं, यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति इलेक्टेड हो जाता है, तो समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करने की तारीख पर रिक्त कर दिया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, कि री इलेक्शन की बात करता है, री इलेक्ट, यहाँ क्वेश्चन आता है। आर्टिकल 57 है क्या? यस, अनुच्छेद 57 में री इलेक्शन की बात है, ये मैंने ऊपर बताया हुआ है, सो आप देख सकते हो, ये पढ़ सकते हो, डी आंसर है। नोट पॉइंट, ये 57। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को उस विवाद को, उसको जो डिस्प्यूट है सौंपा जाएगा। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो लास्ट एंड फाइनल होगा, वही निर्णय लास्ट एंड फाइनल माना जाएगा दोस्तों, याद रखना। राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उसे विवाद को आर्टिकल 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया निश्चय लास्ट और फाइनल यानी कि अंतिम होगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण करने के दिन से। आर्टिकल 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित कर देते हैं? उपराष्ट्रपति को। आर्टिकल 56(1) में उसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट साहब को संबोधित कर देते हैं, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा, जो लोकसभा के स्पीकर हैं उन्हें तुरंत देते हैं, लोकसभा के स्पीकर को तुरंत देते हैं। यह आर्टिकल 56(2) का प्रावधान है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है, उपराष्ट्रपति को भी पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। यहाँ पर लोकसभा की अकेली पावर नहीं है, यहाँ पर राज्यसभा लोकसभा दोनों चाहिए, इनकी पार्लियामेंट चाहिए। आर्टिकल 56 के खंड 1 उपखंड बी के अनुसार जो खा है संविधान का अतिक्रमण, यानी कि अगर आप संविधान का वायलेट किया है, ब्रीच किया उन्होंने,
क्या ब्रीच क्या है संविधान को, तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया संसद द्वारा चलाई गई महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है दोस्तों। नोट इट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? यह अनुच्छेद 61 के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61 में। भारत के राष्ट्रपति को जो कार्य अवधि है उसकी समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, यस, महाभियोग के द्वारा। इट इज अंडर द आर्टिकल 61। इट इज अंडर द आर्टिकल 61। जो आर्टिकल 61 है, रेगुलरली अगर हम बात करें तो ये जो 61 इम्पीचमेंट है, दिस इज द क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, याद रखना। इट इज क्वासी जुडिशियल प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। पॉइंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। सो आंसर इज सी। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 61 में किया गया है। आर्टिकल 61 एक के अनुसार राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और 61(3) के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप को अन्वेषण करेगा या कराएगा, और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति की महाभियोग से संबंधित है? आर्टिकल 61 है, जैसा कि हमने ऊपर बात की है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? संसद के दोनों सदनों को है। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा? संसद के द्वारा। रिपीटेशन देखिए क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग इम्पीचमेंट लगा है, तो कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 14 दिन। तो भारत के राष्ट्रपति पर अगर आपने इम्पीचमेंट लगा है, यानी आपने नहीं, सांसद ने लगाया है, पार्लियामेंट के किसी भी सदन में से महाभियोग लगाया गया है, तो संविधान का अतिक्रमण हुआ है, इनकी वायलेट हुआ है संविधान, उसके आधार पर ये आरोप लगाए जा सकते हैं। जब संसद का कोई सदन, पार्लियामेंट का कोई भी सदन, चाहे वो राज्यसभा या लोकसभा, इस प्रकार का आरोप लगाए कि संविधान के अनुच्छेद 61(2) के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है, जो कम से कम 14 दिन ही ऐसे लिखित सूचना के लिए दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए, 1/4, और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो ये है दोस्तों राज्य की विधानसभाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनके जो एमएलए हैं वो इम्पीचमेंट में भाग नहीं लेते। आर्टिकल 61 में इनका कोई रोल नहीं है, ये याद रखना। आर्टिकल 61 में, आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक यानी कि मैंने बात की थी क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती, जबकि आर्टिकल 54(b) इसके अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग हैं। यहाँ तक कि राज्यों की विधान परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग नहीं है। ऑलराइट, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया है यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, क्वासी जुडिशियल। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में। संविधान का अनुच्छेद है आर्टिकल 62 का पार्ट 1 सब क्लॉज 1, 62 यानी 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसके रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाना चाहिए, यानी 6 मंथ से पहले कर दिया जाना चाहिए। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा है 6 मंथ। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? ये जितने वर्ष वो बचा हो, 6 माह तक कर सकता है। ओके, 6 मंथ। क्वेश्चन पढ़ लो। जब राष्ट्रपति की मृत्यु यानी कि डेथ है, रेजिग्नेशन है, या उनको पद से हटा दिया गया है या कोई और कारण है, वो अपनी ड्यूटीज को नहीं निभा पा रहा है, तो राष्ट्रपति के पास समय है कि भाई 6 मंथ तक वो
एज ए प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट काम कर सकते हैं, क्योंकि 6 मंथ के अंदर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का जो है इलेक्शन हो जाना चाहिए। बट इसलिए 6 मंथ का समय रखा गया इसमें। देखिए आर्टिकल 62 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु हुई है, पदत्याग, पदच्युत हुआ है, कुछ भी हुआ है, रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन जो है, इलेक्शन जो है, रिक्त स्थिति से 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा, अर्थात अनुच्छेद 65(1) के अनुसार ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति 6 मंथ यानी 6 मंथ तक राष्ट्रपति रह सकता है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति संभालेगा, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। आर्टिकल 65 के अनुसार यदि मृत्यु है, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, या एक क्रोनोलॉजी समझ लो, यहाँ पर समझा दो खाली जगह, प्रेसिडेंट है तो सही है, उनकी जगह नहीं है तो आर्टिकल 65 में आपको देखना होगा, यहाँ आर्टिकल 65 के हिसाब से यहाँ आएंगे 65 ये आएंगे वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट साहब भी नहीं है तो किन्हीं कारणों से उपलब्ध नहीं है वाइस प्रेसिडेंट, तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, या उसके ना रहने पर अगर वो भी नहीं है तो आएंगे दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के कौन है, वरिष्ठ न्यायाधीश, जो क्या है, ओल्डेस्ट मेंबर है, वरिष्ठ जज है, जो उस समय उपलब्ध है, राष्ट्रपति के कृत्यों का संपादित करेंगे। यानी कि ये राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में जो प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन बिल 1969 है, वहां पर संपादित किया गया है। ये बात याद रखना, प्रेसिडेंट नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ सीजीआई, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश। आई होप से गॉट पॉइंट। रिपीटेशन देखो, 1 2 3 4 5 कितनी बार, 5-6 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 54 पे, ठीक है। लेवल ऑफ क्वेश्चन काफी अच्छा है, तो मिस मत करना। यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन रहेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अभी हमने समझाया था, एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन हिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 55 की। यदि भारत में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है, सेम टाइम पर, तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेंगे: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के कौन, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के ओल्डेस्ट जो वरिष्ठ जज हैं, वो करेंगे। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चला सकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कथन और कांड की बात नहीं करेंगे, लेकिन पहला वाला सही है, मुकदमा नहीं चल सकता है। अब एक बार छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है, पढ़ लो इसको अच्छे से। देखिए, संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 52 जो अनुच्छेद 52 है, उसके अनुसार भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, ये बात है। 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, परंतु संसदीय यानी कि पार्लियामेंट्री गवर्नेंस व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। क्योंकि आर्टिकल 74 में आपने देखा होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो एड एंड एडवाइस से काम करती है। वहीं आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति प्राप्त है। यह आर्टिकल 361 में है कि जो विधिक कार्रवाई, जो लीगल कार्रवाई है, उनसे उन्हें उन्मुक्ति प्राप्त है। वहीं इसका जो आर्टिकल 2 है, 361 का आर्टिकल 2, उसके अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल इनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में, किसी भी कोर्ट में आपराधिक यानी कि दांडे के मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, तब उनके कार्यकाल के दौरान। परंतु अनुच्छेद 361(4) के प्रावधान कहते हैं कि उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाला दीवानी यानी कि सिविल मुकदमा तत्संबंधी विस्तृत लिखित सूचना उन्हें या उनके कार्यकाल में देने के 2 माह पश्चात, तब 2 months आफ्टर, 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है। अतः प्रश्नगत कथन सही नहीं है और साथ ही राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर नहीं होता है, इसलिए कारण भी गलत हो गया। यानी कि ये दोनों चीजें क्या है, गलत हो गई। राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चला सकता, ये बात तो सत्य है वैसे, लेकिन ये कह रहे हैं प्रश्नगत कथन सही नहीं है, कथन भी सही नहीं है, तो कथन भी गलत है और कारण भी गलत है, ठीक है, दोनों ही गलत है, ये समझना। हाँ, उनके पास दीवानी का मुकदमा चल सकता है, क्रिमिनल कोई मुकदमा नहीं चला जाएगा। चलो 57 पे आते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति का कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? आर्टिकल 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 74(1) में परंतक जोड़ा गया इसमें आर्टिकल।
ऐड किया गया, जिसके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। क्या है? वापस भेजने का अधिकार है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। आंसर इज सी। अनुच्छेद 85(2) आर्टिकल 85(2) का बी, तो याद रखना आर्टिकल 85(2) का बी है, इसको याद रखना। मैं आर्टिकल 85 थोड़ा यहाँ समझाता हूँ, पहले ये समझो। वैसे आर्टिकल 85 काफी बड़ा है और अच्छा भी है। आर्टिकल 85 में 3 कंपोनेंट है दोस्तों। कैसे? 1, 2, 3 इनकी बात करेंगे। पहला कंपोनेंट है कि आर्टिकल 85 जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 प्राइमरी फंक्शन। पहला तो समनिंग की जा सकती है आर्टिकल 85 में। नंबर 2, प्रोरोगेशन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? प्रोरोगेशन। ठीक है। तीसरा है डिसोल्यूशन। ये 3 प्राइमरी फंक्शन है जो किसमें? डिसोल्यूशन। चलो पूरा लिख लेते हैं, डिसोल्यूशन 3 प्राइमरी फंक्शन है, याद रखना। आप संबंध कर सकते हो क्योंकि आर्टिकल 85 का क्लॉज 1 है। यहां बात हो रही है आर्टिकल 85 का क्लॉज 2, यानी कि जो बात कर रहा है प्रोरोगेशन की, जो ये वाला है इसकी बात कर रहा है प्रोरोगेशन। ठीक है। तो राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं, ये प्रेसिडेंट के पास पावर है, किंतु राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर ही कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री सभी मंत्री शामिल होते हैं। हालांकि मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत खो देने पर उसके द्वारा दी गई लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती, तथा इस संदर्भ में राष्ट्रपति अपने विवेक का अधिकार का प्रयोग कर सकता है, यानी कि वो अपने डिस्क्रेशन का प्रयोग कर सकता है दोस्तों। गॉट पॉइंट? ये सारी चीजें आर्टिकल 85 में गिवन है। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं मंत्रिपरिषद। कौन? भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति। आहूत करने का काम है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट साहब का। लेकिन संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग अगर हुआ है तो इसको हेड करेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा इसको हेड करेगा, लेकिन वो जो बैठक आहूत की जाएगी, बुलाई जाएगी, वो राष्ट्रपति जी बुला सकते हैं। ये इसमें प्रावधान है। चलिए बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों की मध्य अगर गतिरोध हो गया, उन दोनों में किसी भी चीज को लेकर डिस्प्यूट है, उनमें आपस में गतिरोध हो गया है, चीजें सामान्य नहीं है, तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाएगी, बुलाई जाएगी। वही आर्टिकल 118(4) के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, उनके द्वारा आर्टिकल 118(4) के तहत की जाती है। आर्टिकल 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन को बुला सकता है? राष्ट्रपति। रिपीटेशन देखिए, यहाँ पर राष्ट्रपति का आशय है कि ये देख सकते हो, ये पूरा मैंने बताया। राष्ट्रपति का आशय इंटेंशन है कि अभ्यर्थी भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक उसके आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है, तथा राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों की संयुक्त बैठक भी अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना, यदि वे बैठक में है तो संदेश द्वारा, या यदि वे बैठे हैं या बैठक में नहीं तो लोग अधिसूचना द्वारा दे सकता है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह संसद का एक संगठक भाग है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो कह रहे कौन सा सत्य नहीं है? तो बी, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता। यार याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बात हम कर रहे थे किसकी? कलर चेंज करते हैं इसकी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में आर्टिकल 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संगठक भाग होता है, यानी कि वो पार्लियामेंट के एक पार्ट होते हैं। आर्टिकल 86(1) के तहत वह प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की, जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा, उनकी संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग को संबोधित करते हैं आर्टिकल 86(1) में, तथा वह संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत, कौन सा? आर्टिकल 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी कर सकते हैं, परंतु वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। यह बात याद रखना। राष्ट्रपति संसद का भाग है और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। कौन सा एक सही है?
तो ये ए सही है, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार, संविधान का आर्टिकल 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा उनसे मिलकर बनेगी। साथ ही अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित जो विधेयक है उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति जो एसेंट होगी वो आर्टिकल 111 में गिवन है दोस्तों। और कानून जैसे ही एसेंट मिलेगी राष्ट्रपति द्वारा वो क्या है, लॉ बन जाएगा, कानून बन जाएगा। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देते हैं आर्टिकल 111 में। गॉट इट? ये यहाँ पर है, देख लेना आप, मतलब पढ़ लेना पॉज करके, कहने का मतलब ये है। चलिए कुछ और कलर लेंगे इस बार, ये वाला। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था, तो वीटो की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है, लेकिन कौन सा वीटो है इसकी बात करेंगे। हमारे राष्ट्रपति जी के पास सिर्फ एब्सोल्यूट, कौन सा एब्सोल्यूट वीटो है, कौन सा एब्सोल्यूट, जिसे बोलते हैं हम आत्यंतिक वीटो की पावर है हमारे राष्ट्रपति में। तो ये क्या था, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में एक ही ऐसा एकमात्र मामला था जिस पर वीटो की प्रयोग किया गया। पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में 1954 में राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उन्होंने आत्यंतिक यानी कि एब्सोल्यूट वीटो, इसका स्पष्ट मतलब है कि सहमति रोक लेना, उन्होंने अपनी सहमति नहीं दी, एसेंट नहीं दी, जो आर्टिकल 111 में देते हैं वो राजेंद्र प्रसाद जी ने नहीं दी, तो उन्होंने एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया, यानी उस पर सहमति रोक ली। जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो अर्थात संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रख दिया। तो अनिश्चित काल के लिए रखा तो उसे बोला गया पॉकेट वीटो, यानी पॉकेट में रख लिया उन्होंने। तथा आत्यंतिक वीटो यानी कि जो एब्सोल्यूट वीटो है मंत्रिपरिषद की इच्छाधीन होती है, याद रखना। तो एब्सोल्यूट वीटो किसकी, जो मिनिस्टर है, मंत्रिपरिषद जो कैबिनेट है उसकी इच्छाधीन होती है, अतः पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से किया गया माना जाएगा, क्योंकि जो एब्सोल्यूट वीटो है वो मंत्रिपरिषद के इच्छा के हिसाब से होती है दोस्तों। तो पॉकेट वीटो ही एक ऐसी डिस्क्रिशन पावर है जो क्या है, स्वेच्छा से राष्ट्रपति यूज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाकार कहा गया? ये था ज्ञानी जेल सिंह ने। वर्ष 1986 में भारतीय के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे। भारतीय डाकघर संशोधन अध्यादेश आया, उसमें जेबी निषेधाधिकार इसका प्रयोग किया गया। उल्लेखनीय है कि जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय दोनों सीमा के लिए लंबित रखता है तो वह इस पर सहमति देने या सहमति रोकने की ना तो घोषणा करता है ना ही इसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है। तो इसे संवैधानिक शब्दावली में पॉकेट वीटो, जेबी यानी कि जेब में रख लिया, इसको पॉकेट वीटो की संज्ञा दी गई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? यह आर्टिकल 111 है, जिसमें वो एसेंट देते हैं, उसी पर पॉकेट वीटो का या एब्सोल्यूट वीटो का यूज कर सकते हैं दोस्तों। गॉट इट? ये मैंने ऊपर बताया, देख लेना आप। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? ओनली राष्ट्रपति, क्योंकि उनको एसेंट रोकने का राइट है आर्टिकल 111 में, जहां वो अपने एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो इन सब का यूज कर सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्व विवेक की शक्ति, यानी कि उनकी खुद की विवेक, उनके अपने माइंड की, अपने स्व विवेक की क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, उन्हें बोलते हैं विवेकी शक्तियां। कौन सी है दोस्तों? ये है, देखो, विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, ये उनकी अपनी शक्ति है। विधेयक को रोक कर रखना, पॉकेट वीटो वगैरह, एब्सोल्यूट वीटो, ये उनकी पावर है। उसके बाद है संसद को संदेश भेजना, ये उनकी पावर, यानी कि 2, 3 और ये 6, ये उसके पास, उनके पास पावर है। ये वाला आंसर ई। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, इस पर चर्चा करेंगे। देखो, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर की सहायता से करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर कहेंगे वही करेंगे। समाधान प्रदान करना भी उनका कैबिनेट के ऊपर डिपेंड है, और संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान भी, उसकी अधिसूचना भी कैबिनेट यानी कि जो मंत्रिपरिषद है उसके विवेक से होता है। गॉट पॉइंट? इसलिए आंसर हो गया 2, 3, 6। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, राज्यसभा लोकसभा में पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए हुए विधेयक, जैसे धन विधेयक के अतिरिक्त, राष्ट्रपति द्वारा आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोककर, क्योंकि धन विधेयक पर जो मनी बिल है राष्ट्रपति उसको नहीं रोक सकते, उसको उन्हें पास करना ही होगा, उन्हें वापस एसेंट देनी है, सहमति देनी होगी, वापस नहीं भेज सकते, क्योंकि कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही क्या है, पार्लियामेंट में पेश किया जाता है।
तो विधेयक को रोकना रखना तथा संसद को संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों में शामिल है। अनुच्छेद 86(2) के तहत राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकते हैं तथा विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद से मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस संदर्भ में अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं। गॉट इट? चलिए, निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो विधेयक पर स्वीकृति देना। गॉट इट? स्वीकृति देना दोस्तों। चलो, राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करना हेतु मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। संविधान का आर्टिकल 111 उसमें वर्णित है कि जब कोई साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा तो राष्ट्रपति उसे घोषित करेगा कि वह उस विधेयक को स्वीकृति देता है या स्वीकृति रोक लेता है। हालांकि इस संदर्भ में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, ये बात याद रखना। लेकिन अभी थोड़ी चीजें चेंज हुई है। तो तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर वाला मामला हुआ, वहां पर चीजें चेंज कर दी गई है। मैक्सिमम मैं यहाँ बता दूं मुझे, तो ये 3 मंथ तक प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर को पावर है कि वो किसी भी बिल या किसी भी उसको मैक्सिमम 3 मंथ तक रोक सकते हैं। तो कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी अब तक। अथवा राष्ट्रपति इस विधेयक को सदनों के सदन यानी कि जो सदन है उसके लिए पुनर्विचार हेतु लौटा सकेगा यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधित सहित यानी उन्होंने उसे संशोधित किया या बिना संशोधित किए फिर से भेज दिया, पारित कर दिया, तो राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है। तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा, यानी बाइंडिंग है, फिर उन्हें राष्ट्रपति जी को अनुमति देनी ही पड़ेगी। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, मैं ऊपर बात किया हूं कि भाई उनकी जो विधायी शक्ति है लेजिस्लेटिव पावर कौन सी है? ये है अध्यादेश जारी करना, ऑर्डिनेंस पावर करना। ठीक है, संबंध जो है ये बैठक स्थगित नहीं कर सकते, ये विकल्प राष्ट्रपति से नहीं है। राज्यसभा लोकसभा की बैठकें सेटिंग के स्थगन एडजर्नमेंट का अधिकार क्रम से याद रखना। राज्यसभा लोकसभा में किसको सेटिंग और एडजर्नमेंट यानी बैठक और स्थगन का अधिकार है किसको? सभापति या उपसभापति यानी कि जो चेयरमैन है या डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं जो लोकसभा के, इनको ये राइट्स हैं कि वो सिटिंग या एडजर्नमेंट स्थगन कर सकते हैं, ये इनको राइट्स है। प्रेसिडेंट के पास पावर मैंने बताया था, डिजोल्यूशन का होगा, प्रोरोगेशन का, एडजर्नमेंट का होगा, एडजर्नमेंट, ये पावर है उनके पास। ठीक है, ये भी चीजें देख लेना। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से 12 सदस्यों को वो निर्देशित नॉमिनेट कर सकते हैं, और आर्टिकल 123 ये भी है। ये दोनों ही क्या है? लेजिस्लेटिव पावर है। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, संसद का अधिवेशन बुलाना, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, किसी विधेयक को रोक कर रखना, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। दोस्तों तो कौन सी स्वविवेकी शक्तियां? तो यहाँ पर है 3 हो गया 6, यहाँ देखो ये 3, ये वाला 3, ये आंसर है 3, 6, 7 और 8, 3, 6, 7, 8। ठीक है, तो देखो ये 3 हो गया, यानी किसी विधेयक की आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, ये उनकी स्वविवेक की शक्ति है। उसके बाद आ जाओ 6 पर। 6 कहता है कि किसी विधेयक को रोक कर रखना है, सेंट ना देना, आर्टिकल अभी ऊपर बात हुई थी, आर्टिकल 111। उसके बाद है 7, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, वो पीएम से कह सकते हैं। किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार, ये भी उनकी खुद की डिस्क्रिशनरी पावर है दोस्तों। ये चारों पावर है, तो आंसर आपका ई आ गया। संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कतिपय निषेधाधिकार यानी कि वीटो शक्तियां प्राप्त है। मैंने ऊपर बताया था वीटो पावर प्राप्त है, जिनका उपयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह से मुक्त होकर कर सकता है। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में यानी पार्लियामेंट में पुनर्विचार हेतु वापस भेजना या निलंबन, जिसे बोलते हैं सस्पेंडेड वीटो, और किसी विधेयक को अघोषित रूप से रोक कर रखना, जिसे बोलते हैं जेबी यानी कि पॉकेट वीटो, ये राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 78 के आर्टिकल 78 के तहत किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, और आर्टिकल 74(1) के परंतु के अंतर्गत किसी परामर्श को मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना जैसे विषय पर भी राष्ट्रपति स्वविवेकी का प्रयोग करता है। आंसर इज ई। ठीक है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश ऑर्डिनेंस में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? आर्टिकल 123 जो ऑर्डिनेंस की बात करता है, ये मैंने ऊपर भी बताया। ठीक है, और 213 में आर्टिकल 213 में गवर्नर के पास पावर है, ये आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट के पास पावर है। चलो, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का? आर्टिकल 123।
तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 123 मैंने बताया, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति जी को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है, लेकिन कब? जब संसद के या तो दोनों सदन जो है राज्यसभा लोकसभा, या सदन किसी एक सदन के सत्र में, यानी कि वो सेशन में नहीं है, यानी कि वो सेशन में नहीं है। 3 सेशन होते हैं जैसे मैंने बताया था, बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। अगर उनमें से एक भी या दोनों सदन सत्र में नहीं है तो क्या होगा? राष्ट्रपति जी के पास पावर है, आर्टिकल 123 के तहत वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित जो कानून बनते हैं उनके समान होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकते हैं, उसके लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की कोई भी नीड नहीं है। चलिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? दैट इज आर्टिकल 123। गॉट इट? चलो, क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। क्या है 78? राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने मंथ तक, कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? यह 6 सप्ताह, यानी कि 6 वीक। यानी आर्टिकल 123(2) का ए वो कहता है कि भाई राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ये देख सकते हैं आप। वित्त आयोग के अध्यक्ष यानी कि जो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है, इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति जी नहीं करते हैं। संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री जो यूनियन टेरिटरी है, उनके जो सीएम है, उनकी जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? वो भी प्रेसिडेंट करते हैं। तो आंसर इज 13। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिकल 280(1) के अनुसार वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वही आर्टिकल 239 के यानी कि का सब क्लॉज 5, यानी आर्टिकल अगर हम 239 ए का क्लॉज 5, इसके तहत संघ राज्य क्षेत्र यूनियन क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, सीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे तथा मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। योजना आयोग अब नीति आयोग हो चुका है, 1 जनवरी 2015 से क्या हो गया? नीति आयोग। इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा। पीएम साहब प्रधानमंत्री इसके खुद एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? अध्यक्ष कौन है? ये होते हैं पीएम साहब, जो उसकी नियुक्ति करेंगे। उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री जी करेंगे दोस्तों। गॉट इट? चलो, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता? यह है उपरोक्त सभी। भारत के मान्यवादी अटॉर्नी जनरल की, कैग की और एक राज्य के राज्यपाल गवर्नर की, तीनों की नियुक्तियां इसमें करते हैं कौन? राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 76 के अनुसार भारत के मान्यवादी अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 148 के अनुसार कैग और 155 के अनुसार राज्यपाल का अपॉइंटमेंट है। आर्टिकल 155 में याद रखना, उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट साहब करते हैं। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री की करते हैं, गवर्नर की करते हैं और मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता क्योंकि आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के यानी कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाला निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 66 इज टॉकिंग अबाउट द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। गॉट इट? 82 बात है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। आर्टिकल 160 में संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं देता राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। आर्टिकल 164(1) के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, उसका अधिकार राज्यों के राज्यपाल को है दोस्तों। ठीक है? गवर्नर जो है, जो राज्य है, स्टेट, उनके सीएम की नियुक्ति करते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट हमारे पीएम की नियुक्ति करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने का शक्ति प्रदान करता है? यह है आर्टिकल 143। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति का विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। भाई आपने आर्टिकल सुना होगा, आर्टिकल 142 जो कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। तो मैं आर्टिकल थोड़ा 142 समझाता हूँ। आर्टिकल 142 समझो क्या है। ये कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। आर्टिकल 142 द पावर ऑफ कंप्लीट जस्टिस। ये देखो बहुत ही यूनिक एंड पोटेंट प्रोविजन है जो सुप्रीम कोर्ट को ग्रांट प्रोवाइड कराता है
कि जो पावर है टू पास एनी ऑर्डर डिग्री नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। ये दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी की ताकत है इसके पास। एनफोर्सबिलिटी, कुछ भी एनफोर्स कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड द जुडिशियल ओवररीच का सबसे अच्छा एग्जांपल है ये जुडिशियल एक्टिविज्म। इसी के थ्रू, यानी कि अगर आप जो है कोर्ट है, इट अलाउ द कोर्ट टू फिल लीगल गैप्स। जो लीगल गैप्स हैं जो जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू वो भरे जाएंगे, ये आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को पूरी ताकत देता है कंप्लीट जस्टिस करने की। तो इट अलाउ द कोर्ट टू फिल लीगल गैप एंड इट इज ऑफन क्रिटिसाइज द कोर्ट टेक्स ओवर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन। कई बार ये आर्टिकल क्या है कि भाई इस बात से दिया जाता है कि सीए जो है, जो आर्टिकल 142 है, हमेशा क्या करता है, कोर्ट इस आर्टिकल के थ्रू लीगल या लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो एक्शन है, फंक्शन है, उन्हें अपने पास रख लेता है, क्योंकि इसके पास कंप्लीट जस्टिस का राइट है। जो फिल गैप्स हैं, जो गैप्स हैं, लीगल गैप्स हैं, उनको कोर्ट के द्वारा फिल करने का पूरा राइट है आर्टिकल 142 में दोस्तों। अब मैं इसके बात करूं लैंडमार्क जजमेंट का, वो किस आर्टिकल 142 में। आपने सुना होगा भोपाल गैस, भोपाल गैस ट्रेजेडी केस सुना होगा। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ 1989 में, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई 1989 में। कोर्ट ने यूज किया आर्टिकल 142 इसमें और बाईपास की कुछ टेक्निकल लीगल हर्डल्स को, और उसका सेटलमेंट दिया $570 मिलियन जो विक्टिम्स थे। तो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी 1989 में आर्टिकल 142 का यूज हुआ। और एक और चीज, 2019 में अयोध्या केस हुआ, 2019 में उस अयोध्या केस में भी दोस्तों इस आर्टिकल 142 का यूज किया गया, क्योंकि यहां पर जो 5 एकड़ ग्रांट थी, जो लैंड थी, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को प्रोवाइड की गई, वहां पर भी इस आर्टिकल 142 का यूज किया गया अयोध्या केस में 2019 में। एक और बता दूं, लिकर बैन हुआ जो हाईवे के आसपास, आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने दारू को बैन कर दिया हाईवे के आसपास। तो 2016 में ये जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, वहां पर भी 500 मीटर, यानी कि कह रहा है कि द कोर्ट बैन द सेल ऑफ लिकर विद इन 500 मीटर ऑफ नेशनल एंड स्टेट हाईवे टू रिड्यूस एक्सीडेंट, इट्स साइटिंग द कंप्लीट जस्टिस फॉर द पब्लिक सेफ्टी। ये भी दोस्तों आर्टिकल 142 का यहाँ पर यूज किया गया था। ये तीनों केस हैं जहां पर मैंने आपको बताया कि इन तीनों केसों में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का कंप्लीट जस्टिस का यूज पूरी अच्छी तरीके से किया हुआ है। गॉट माय पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं आगे। अगर सेशन अच्छा प्यारा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इतना तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए नेशनली इंटरनेशनली ये चीजें बहुत ही ज्यादा महत्व की हो जाती हैं समझने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का नेशनली कितनी चीजें इन्वॉल्व है, राष्ट्रपति का क्या कितना इन्वॉल्व है, सारी चीजों को मैं डिटेल में करा रहा हूँ, क्योंकि ये सारी इंटरनेशनल तरीके से या नेशनली जो भी आप समझते हैं उस चीजें के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, तो भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के परामर्श का स्वीकार करना चाहिए, ये क्या है, इसकी शक्ति नहीं है। आपातकालीन शक्तियां हैं, इमरजेंसी पावर्स। राज्यों में राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, ये 352, और परामर्श को स्वीकार अथवा स्वीकार कर सकता है, यस एक्सेप्ट कर सकता है और अनएक्सेप्ट भी कर सकता है, दोनों राइट्स हैं। ये बात किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। संविधान का आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श यानी एडवाइस प्राप्त करने की शक्ति है, परंतु उस पर परामर्श का स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है, यानी बाइंडिंग नहीं है कि माने या ना माने, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। सो आंसर इज पहला वाला गलत है। पूछ रहे गलत कौन सा है, तो ए इज रॉन्ग। 86 पे आते हैं दोस्तों। क्या 86, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द से भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। संसद के सदनों को संदेश भेजना, ये उनकी शब्द से भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। देखो, संसद के सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 72 क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 123 अध्यादेश निर्गत करने की राष्ट्रपति की शक्ति, और 143 उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति शब्द से शक्ति के रूप में उल्लेख करती है। दोस्तों ये सब एक शब्द दिया गया शक्ति के रूप में, क्योंकि अध्यादेश, परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति, बट ये संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना, ये शब्द से कुछ भी नहीं है, शब्द इसमें नहीं है कि ये कोई शक्ति है, तो ऐसा शक्ति वर्ड इसमें नहीं गिवन है। भारत के राष्ट्रपति का यह अधिकार नहीं प्राप्त कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, यस। अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश यानी कि जज को
उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता उसके आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद यानी पार्लियामेंट के प्रत्येक सदस्य द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। पॉइंट, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है न्यायिक शक्ति। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की न्यायिक शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है दोस्तों? क्षमा है, परिहार, लघुकरण, विराम, रोक, परिवर्तन, निरंतरता। देखिए कौन सा है, 89 का ई, 6 और 7। यहाँ पर ये रोक नहीं है और ये 7 निरंतरता नहीं है, ये पांचों है। क्षमा है, पार्डन है, रिप्रीव है, रेमिशन है, ठीक है, रिस्पाइट है और कम्यूटेशन है। कम्यूटेशन मतलब क्या है? लघुकरण करना। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया, मैंने ऊपर बताया हुआ, आप देख लेना सारी चीजों को। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? कौन कौन से? वास्तविक और लोकप्रिय नहीं, वास्तविक और लोकप्रिय हमारे पीएम साहब को प्राप्त है। पहला रॉन्ग, तो ये पहला रॉन्ग। और औपचारिक और विधिक, जिसे बोलते हैं इंस्टीट्यूलर और विधिक, यस, ये उनको प्राप्त है, यानी कि औपचारिक और विधिक प्राप्त है, तो दूसरा सही है। राजनीतिक और नामात्र, राजनीतिक और नामात्र ये भी नहीं है, पॉलिटिकल और नामात्र यानी कि नॉमिनेटेड, ये भी गलत है। संवैधानिक और नामात्र, यस, वो संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशन और नामात्र के, ये भी बात प्राप्त है। आंसर इज 2 4। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत प्राप्त प्राधिकार औपचारिक है, विधिक एवं संवैधानिक और नामात्र है, याद रखना। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रख पाए? संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, संघ वित्त आयोग, क्योंकि जो फाइनेंस कमीशन है यूनियन का, उसकी जो सिफारिश है उनको, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, उनको भी रखवाएगा नहीं। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को लोकसभा के सामने रखा जाएगा, ये संसद की बात हो रही है। नियंत्रक मालिका के प्रतिवेदन को, कैग के, ये भी पार्लियामेंट के पास रखेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, यानी कि जो NCSC है उसका प्रतिवेदन को, 1 3 4 आंसर है, आंसर इज सी। संघीय वित्त आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना और नियंत्रक और मालिका परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है दोस्तों। जबकि लोक लेखा समिति, जिसे बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, PAC, इसकी स्थापना लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर की जाती है, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर 15 मेंबर होते हैं शायद, 15 मेंबर लोकसभा से, 7 मेंबर राज्यसभा से, 22 मेंबर होते हैं इस कमेटी में। तो इनकी नियुक्ति जाती है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, कि जो नियुक्ति करता है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संघीय वित्त आयोग की सिफारिश, कैग की सिफारिश, राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश संविधान के अनुच्छेद 81, 281, 151 1 और 338 6 के तहत संसद के पटल पर रखवाया जाता है। इसलिए जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका कोई रोल नहीं है, आंसर इज गलत, ये वाला गलत है। PSC वाले को हटा दो 2, तो आंसर निकल आएगा। 92 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो वित्तीय बल का पुनर्विचार हेतु लौटाना, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बाकी के साधारण बल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड 1 उपखंड का, उससे उपखंड 4 में निर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्तीय बल, फाइनेंस बिल, जो भी मनी बिल या धन विधेयक होते हैं, उनको अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों की तरह पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकते। अगर कोई भी बिल वित्तीय बिल है, उसको अनुच्छेद 111 के तहत वो साधारण बिलों की तरह क्या है, पुनर्विचार के लिए, भाई आप ले इसको वापस ले जाओ, पुनर्विचार करो, ऐसा नहीं हो सकता किसी भी फाइनेंस बिल पर, जो कि मनी बिल या धन विधेयक होते हैं उनकी बात हो रही है। अन्य तीनों विकल्प राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेषाधिकार हैं। वस्तुतः ऐसे वित्तीय बिल अनुच्छेद 117 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही केवल लोकसभा में प्रस्तावित या पुरस्तावित की जा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जी की पूर्व सहमति चाहिए। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति जी को। संविधान की 5वीं अनुसूची है, 5th शेड्यूल की बात करें, उसका पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों को संबंधित प्रमुख प्रावधान है। नंबर 1, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र, ऐसी क्षेत्र घोषित तथा विस्तारित किया जा सकता है। किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी विशेष भाग को समाप्त किया जा सकता है। राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया घटाया जा सकता है। तीनों से। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है?
केंद्रीय मंत्रिमंडल दोस्तों। संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण स्पीच है उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में नियत होती है। जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो किस पर है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से हैं? बिहार से थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी कहां से थे? वो बिहार थे। कहां से? बिहार से राजेंद्र प्रसाद जी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूलतः बिहार राज्य से हैं। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार में हुआ, सिवान जिले में। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बिहार से, जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 3 अवधि तक 50 से 52 तक, 52 से 57 और 57 से 62 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, जिसमें से 26 जनवरी 1950 को वे संविधान सभा के अध्यक्ष होने के कारण भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 52 और 57 में क्रम से प्रथम और द्वितीय राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित हुए। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? श्री वीवी गिरी। भारत के व्यक्ति के हिसाब से, पीपल के हिसाब से चौथे व्यक्ति थे श्री वीवी गिरी, तथापि कार्यकाल के हिसाब से उनका क्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि 3 बार, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर हर्षवर्धन के बाद छठा है। वैसे देखेंगे कार्यकाल के हिसाब से तो 6 है, लेकिन व्यक्तिगत देखेंगे तो वो चौथे थे। ठीक है, कौन से थे? चौथे। और उसके हिसाब से राधाकृष्णन जी रह चुके हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी रह चुके हैं, उसके बाद थे। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध, इनका किसी ने विरोध नहीं किया, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उनका कार्यकाल की अवधि 1977 से 82 आता है क्वेश्चन 1977 से लेकर 82, 77 से 82 में ये चुने गए थे। कौन? डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से अभी बात हुई है, एकमात्र उदाहरण नाम है संजीव रेड्डी जी, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, राष्ट्रपति और उनकी अवधि को मैच करना है दोस्तों। चलो, फखरुद्दीन अली अहमद जी ये रहते 1974 से 77 तक, 1974 से 77। एन संजीव रेड्डी की अभी हम बात कर रहे थे, वो रहते 1977 से 82। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की बात कर रहे थे, ये थे 1967 से 69। और वीवी गिरी की बात हुई थी, ये थे 1969 से 74 दोस्तों। इनका टाइमलाइन याद रखना, याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी, लोअर पीसीएस 2002 में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो ये नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों लोकसभा के स्पीकर भी रहे, याद रखना। लेकिन ये कैसे हैं? जो भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन, वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे नीलम संजीव रेड्डी, ये बात याद रखना। लेकिन ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, राष्ट्रपतियों में नीलम संजीव रेड्डी 2 अवधि यानी 67 से लेकर 69 तक, 77 से लेकर 77 तक कुछ महीने लोकसभा के अध्यक्ष रहे, और 77 से 82 के मध्य ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? ये थे डॉक्टर राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन दोस्तों, भारत के दूसरे राष्ट्रपति। 13 मई 1962 से 13 मई 1967 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनको दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। वे एक प्रख्यात दार्शनिक व शिक्षाविद थे दोस्तों। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन के संबंध रहा है? ये थे वीवी गिरी। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी 69 से 74। ये ट्रेड यूनियन उस आंदोलन से संबंधित रहे हैं। वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन इस कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। ये 11वें राष्ट्रपति थे। 2002 से 7 तक एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में प्रारंभिक एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के फलस्वरूप भारत ने पृथ्वी अग्नि जैसी मिसाइलों के विकास के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका। 107 की बात करेंगे। भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह दोस्तों 1969 से 1969 जुलाई से अगस्त 1 महीने ये कार्यवाहक एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे। एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन रहे? ये रहे जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। व्हाट माय पॉइंट? चलो 108 पे आते हैं। कौन असंगत है? ये है जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये पीएम रहे, बाकी के तीनों प्रेसिडेंट है। ये हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब पीएम थे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल को भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो 12वां। अच्छा क्वेश्चन है, देखो कब पूछा गया। 19 जुलाई 2007 को, यानी कि प्रेसिडेंट जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी के बाद प्रतिभा पाटिल जी को 13वां राष्ट्रपति चुना गया।
25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कराई। उनका क्रम था 14वां। प्रतिभा पाटिल जी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी भैरव सिंह शेखावत को पराजित कर भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। याद रखना, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों ने निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। 57 से 62 तक बिहार के राज्यपाल, 62 से 67 तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन? इनाम है इनका डॉक्टर जाकिर हुसैन। 67 से 69 जब उनकी मृत्यु हुई 3 मई 1969 को जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हुई, तब तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए? कौन से राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में गए जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो ये थे वीवी गिरी। याद रखना, वीवी गिरी दोस्तों। राइट, तो राष्ट्रपति वीवी गिरी जी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उस समय थे SM सीकरी, उनकी अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। ज्ञात हो कि 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में वीवी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार थे तथा नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। तो वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई थी, जिसमें वीवी गिरी ने विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया था? ये क्या था? एडविन लुटियंस द्वारा। सी आंसर है। ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के इंग्लैंड के अंग्रेज वास्तुकार थे, नाम था एडविन लुटियंस। इनके द्वारा राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया गया था। पॉइंट, यह भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। इस भवन के निर्माण के पश्चात इसे वॉयसरॉय हाउस इसके रूप में भी जाना जाता है। 15 अगस्त 1947 को इसका नाम परिवर्तित करके सरकारी आवास यानी कि गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया और 21 जून 1948 को सी राजगोपालाचारी द्वारा इस सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय बने। कौन? सी राजगोपालाचारी। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके समय से इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाने लग गया। दोस्तों, गवर्नमेंट, तो ये थी अब तक की प्रेसिडेंट की पूरी कहानी। आई होप सो ये सेशन थोड़ा लंबा हुआ है और अच्छा सेशन है, मुझे लगता है मिस नहीं हुआ है। बहुत सारी चीजों को यहाँ पर रखा गया है और राष्ट्रपति जी को प्रिविलेज दिया गया है हमारे अपने सेशन में भी। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति जी के साथ, एक एक चीज को गिनेंगे, बताएंगे। अच्छा, ये कार्यकाल और ये रह गए, मैं इनको एक बार ऊपर जाके दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा स्पीडली, क्योंकि ये सेशन मुझसे छूट गया थोड़ा सा, क्योंकि ये मैंने छोड़ दिया था कि ये बाद में चर्चा करेंगे इस पर। कहाँ है ये? यहाँ पर। ये थोड़ा देख लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले हमारे जो राष्ट्रपति थे उनकी चर्चा करते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 62 से 67। उसको डॉक्टर जाकिर हुसैन बने 67 से 69। वारागिरी यानी वीवी गिरी कारवाक थे ये सिर्फ कुछ समय के लिए मई से जुलाई तक रहे। उसके बाद न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये कारवाक थे एक्टिंग, जुलाई से अगस्त कुछ महीने थे। उसके बाद आए वारागिरी वेंकटगिरी 69 से 74 तक। उसके बाद डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए बताया जरा, ये 74 से 77 तक। फिर BD जत्ती, ये भी कारवाक थे 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977। फिर आए नीलम संजीव रेड्डी, तो नीलम संजीव रेड्डी ये 25 जुलाई 77 से 82 तक। फिर आए ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह 25 जुलाई से 1982 से 87 तक। R वेंकट रमन, यह 87 से 92 तक। डॉक्टर शंकर शर्मा 25 जुलाई 92 से 97 तक। KR नारायण, यह 97 से 2002। APJ अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक। उसके बाद प्रतिभा देवी पाटिल आई 2007 से 2012। प्रणब मुखर्जी आए 2012 से 17 तक। रामनाथ कोविंद आए 17 से अब तक। लेकिन अब आपने पता होगा मुर्मू जी हैं, जो अब कौन से मुर्मू जी हैं 17 से अब तक कौन है? ये थे कोविंद। और अब तक बानी 17 22 से अब तक अगर देखेंगे तो अभी काम कर रही है मुर्मू जी, हमारी जो प्रेसिडेंट है श्री द्रौपदी मुर्मू, जो शेड्यूल ट्राइब से ST से हैं, पहली महिला है जो कहां से? ओडिशा से। और बट ये सेशन आपका कंप्लीट हो गया प्रेसिडेंट से रिलेटेड। दोस्तों, एक भी चीज को हमने इसमें से छोड़ा नहीं है। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सेशन है, मिस मत करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।